हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ए फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने ज्योग्राफी से किया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं आपको 2 लेसन्स को करवा चुकी हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज हम लेसन नंबर 3 को करने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि एनसीईआरटी सीरीज़ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे आप एचएसएससी दे रहे हैं, डीट प्लस भी दे रहे हैं, इवन आप यूपीएससी दे रहे हैं, मीन्स कोई भी एग्जाम आप दुनिया में देने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपका बेस बनाने के लिए, आपकी जीके को इन्हांस करने के लिए तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। सो लेट गेट स्टार्टेड। चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ, यू कैन से मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ की मोशंस, अर्थ की गतियाँ। और हिंदी मैंने दिखाया है, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल थिंग्स बाइलिंगुअल। दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगी, तो डोंट वरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो समझते हैं पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं। आपको पता है सूर्योदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है, हम सो भी जाते हैं, हम जग भी जाते हैं, दिन भी बदल जाते हैं, महीने भी बदल जाते हैं, साल भी बदल जाती हैं और ऋतु भी बदल जाती हैं। बट ये होता कैसे है? आज इसी चीज़ को हमें समझना है कि साल, ऋतु, दिन, महीने ये सब कैसे बदलते हैं। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी की गतियाँ समझनी हैं। अब जो अर्थ की 2 गतियाँ होती हैं, लेसन को यहीं से स्टार्टअप किया गया है, बट मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगी, फिर इनकी लाइंस को रीड करेंगे। आपको पता है अर्थ है अपनी, जो भी है ये, ठीक है। और ये अर्थ का एक्सिस है, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, जो बीचों बीच से एक रेखा ऐसे खींची गई है, एक्सिस। अर्थ के बीच ये वाली रेखा तो आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। लेकिन ये जो ऐसे हैं, इसको हम पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो अर्थ है ना, 2 तरीके से घूमती है। एक तो अर्थ ऐसे ही घूमती है, मतलब इसी के ऊपर ही घूमती है, मतलब अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन गति, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। घूर्णन गति, या इसको बोलते हैं रोटेशन। लेकिन दूसरा, पृथ्वी कुछ ऐसे भी तो घूमती है। ये जैसे अपनी अर्थ है सपोज, और ये सन है, ठीक है। एक पृथ्वी ऐसे ऐसे भी तो घूमती है, ठीक है। तो हम इस 2 तरीके से घूमी ना, एक तो अपने ही अक्ष पर घूमी और एक ऐसे ऐसे घूमी। तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। जो अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूम रही है ना, ये अपने अक्ष पे, इसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन इन इंग्लिश। और जो ये सन के अराउंड घूम रही है, इसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। परिक्रमण, REVOLUTION, रिवोल्यूशन, और घूर्णन को रोटेशन। अब समझते हैं गतियाँ क्यों इंपॉर्टेंट है और इनसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, किससे क्या बनता है। तो स्टार्टिंग में यही चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। घूर्णन गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी का एक स्थिर कक्षा में सन के चारों अराउंड करना परिक्रमण कहलाता है। गॉट इट? क्लियर है ये पॉइंट? अब पृथ्वी का वह अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी कक्षीय सतह में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल को कक्ष के द्वारा बनाया गया कक्षीय समतल होता है। क्या है ये? अब इस कक्षीय समतल को आपको समझना है कि कक्षीय समतल क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ ऑर्बिट। इंग्लिश में कक्षीय समतल को बोलते हैं प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अब अपनी ये अर्थ है, आपको पता है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, क्योंकि जो पहले लेसन से आप चीज़ों को जरूर देखें, क्योंकि पहले लेसन से देखने का बेनिफिट क्या होता है, बेस आपको क्लियर होता रहेगा। तो 2nd क्लास में मैंने अच्छी समझाई है, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये जो 23.5 डिग्री है अर्थ की, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। अब ये कुछ प्रदीप्त मंडल यहाँ पर कुछ बात कर रहा है, ये कक्षीय समतल की। पृथ्वी का अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है, और जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक क्वेश्चन क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पे, ये जो लाइन मैंने अभी आपको बताई थी, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये ऐसे लाइन है। अब ये है इक्वेटर। अब इसमें ये एक कोण बनाती है, ठीक है। अब इसमें एक कोण बनाती है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ये कोण कितने डिग्री का होता है? तो ये कोण होता है 66.5 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल में कितने डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय समतल इसी चीज़ को बोलेंगे ना, ये एक रेखा ये है, और ये जो यहाँ पर ये जो कोण बना, तो ये 66.5 डिग्री का बना। तो क्वेश्चन आपको सीधा सीधा सीटेट में पूछा गया था एक बार कि
पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो जस्ट रिमेंबर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन ऑर्बिट। तो प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट हाउ मेनी डिग्रीज कोण? तो यू जस्ट रिमेंबर 66.5 डिग्री। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी टिल्ट है? 23.5 डिग्री। ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट समझ आएगा, कक्षीय समतल। फिर डिटेल में पढ़ेंगे घूर्णन का क्या फायदा, परिक्रमण का, बट पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी को समझते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट हो रहा है, सूर्य वाले भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त को। अब इस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी बहुत गजब की चीज़ होती है, हर चीज़ को डायग्राम से समझा रखा होता है एनसीईआरटी में। देखो, ये सन है। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल प्रॉपर गोल तो है नहीं, हमारी पृथ्वी कुछ अंडाकार टाइप में है। तो क्या होता है, सन की रेश कभी तो इधर पड़ती हैं, मतलब पूरी अर्थ पर एक साथ सन की रेश नहीं पड़ती हैं। आधे हिस्से पर तो रेश पड़ती हैं, आधे हिस्से पर रेश नहीं पड़ती हैं एक साथ। तो जिस आधे हिस्से पर रेश पड़ती हैं उस हिस्से में दिन रहता है, और जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है उसमें क्या रहता है गाइस? उसमें रात रहती है। जैसे कहते हैं ना, नॉर्थ उत्तरी जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, यदि उसमें दिन है तो साउथ हेमिस्फेयर में रात होगा। तो ये रीज़न होता है, सन की लाइट्स पूरी अर्थ पर एक साथ नहीं पड़ती हैं। अब जो ये दिन रात को विभाजित करता है, मीन्स दिन रात को विभाजित करता है, तो इसको ही हमने बोला है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करता है, दिन रात को अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, या उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सीधा सीधा स्टेटमेंट आपको गिवन होंगी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त वृत्त जो है कहते हैं। क्लियर? घूर्णन के समय में केवल पृथ्वी का दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति होती है। जो पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहती है। क्योंकि पृथ्वी जो ऐसे ऐसे घूमती है, इससे दिन बनता है, तो दिन बनने की वजह से इसको दैनिक गति या पृथ्वी का दिन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, किस गति को दैनिक गति कहा जाता है? घूर्णन गति को कहा जाता है। पृथ्वी दिन कहा जाता है, दैनिक गति कहा जाता है, क्योंकि इससे दिन बनता है। और पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है भाई? अपने एक्सेस पर 24 घंटे में। बट एग्जैक्ट पूछे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। एग्जैक्ट ही आता है एग्जाम में, आपको पता है प्रॉपर 24 घंटे नहीं आएगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, तो ये एग्जैक्ट होता है पृथ्वी का अपना पूरा करना। तो फर्स्ट पेज पर हमने समझा, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे सिर्फ पृथ्वी की गतियों के बारे में है, जो मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी कैसे एक रोटेशन होती है, एक रिवोल्यूशन होती है। देन कक्षीय समतल है कि पृथ्वी अपने इस पर कितना कोण बनाती है, 66.5 डिग्री वाला। और फिर पूछा गया है जो सूर्य की रोशनी वाला भाग है, जबकि दूसरा भाग जो भी है इसमें ग्लोब पर जो दिन रात विभाजित होते हैं, प्रदीप्त वृत्त वाला पॉइंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड पेज पर। अब यहाँ पर ये सिंपल एक डायग्राम करके दिखा रही है कि पृथ्वी को दर्शाने के लिए भाई आप एक गेंद ले सकते हो, मोमबत्ती जला सकते हो, निशान लगाओ, लाइक ये ऐसे बता रही है, सूर्योदय करके हम देख सकते हैं। क्लियर गाइज यहाँ तक आपको? अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे ये बताना चाह रहा है कि यदि पृथ्वी में घूर्णन गति ना हो तो क्या हुए अर्थ का? यार एक बात हो, अर्थ ऐसे घूमे ही गई नहीं, तो आप सोचो घूमती है तभी तो कभी सूर्य के आगे आती है, कभी सूर्य के पीछे जाती है। घूमे गई नहीं तो या तो दिन दिन रहेगा या रात रात रहेगा। तो दिन दिन रहेगा या रात रात रहेगी, या तो सर्दी सर्दी रहेगी, गर्मी गर्मी रहेगी। तो ऐसे में जीवन संभव ही नहीं पाएगा। तो यदि पृथ्वी की घूर्णन ना करे तो एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, और या तो गर्मी रहेगी लगातार पड़ती रहेगी, या लगातार अंधेरा रहेगा, आपको पता है। तो इसीलिए यहाँ पर जीवन संबंध नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा, क्योंकि अर्थ घूमती है। तब ये तो सन है, अर्थ मूव करती रहती है, कभी सन के सामने आ जाती है, कभी अपोजिट आ जाती है। मान ले घूमे ही ना तो एक ही हिस्सा अर्थ का या तो जल के ही मर जाएंगे, मतलब जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए पृथ्वी की घूर्णन गति बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है, ध्यान रखना, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। तो दिन का बदलना, मतलब दिन का बदलना, ये यूं भी बोल सकता है तारीख का बदलना, क्योंकि आज 16 तारीख है, कल 17 होगी, दिन बदल गया ना। तो क्वेश्चन को मतलब घुमा भी सकता है। डेट्स का चेंज होना पृथ्वी की किस गति से संबंध होता है? घूर्णन गति से, रोटेशन जो है गति से संबंध होता है। अब हम याद करते हैं इसकी दूसरी गति पे आ जाते हैं, डेट इज प्रीकर्मन रिवोल्यूशन। अब प्रीकर्मन मतलब जो सन के अराउंड करती है, तो सन के अराउंड ये एक जो अपना पूरा चक्र आपको पता है
365 डेज में करती है, 365 दिनों में ये पूरा चक्र जो है लगाती है। कितने दिनों में गाइस? 365 दिन में। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि वैसे तो ये 365 दिन 6 घंटे में ही अपना पूरा चक्कर करती है, ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। बट हम अपनी सुविधा के लिए क्या बोल देते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, तभी तो 365 दिन का एक साल बनाते हैं ना। पृथ्वी एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, तभी तो हम 365 दिन का एक साल बना देते हैं। हम ये ऐसे करते हैं ना। तो भाई सोचने की बात है, ये 6 घंटे कहाँ चले गए? हम इन 6 घंटे को खा गए क्या? 365 दिन हमने बना लिया। तो हम क्या करते हैं, जो ये 6 घंटे जुड़ते हैं, 6 घंटे बच जाते हैं, 6 घंटे इस साल, 6 घंटे दूसरे साल, 6 घंटे तीसरे साल, 6 घंटे चौथे साल, तो 6 चौक 24। तो ऐसे करके 4 साल बाद एक साल या एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि 24 घंटे में एक दिन बढ़ जाता ना, नोट एक साल, सॉरी, 24 घंटे में एक दिन बढ़ जाता। तो 6 घंटे करके हम 24 घंटे मतलब 24 जो है घंटे बन जाते हैं। तो एक साल में 6 घंटे, दूसरे साल में 6 घंटे, क्योंकि 365 दिन 6 घंटे में चक्कर पूरा करती है। तो हम 6 घंटे को अवॉइड कर देते हैं। हम कहते हैं पृथ्वी अपना चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो 6 घंटे जो बच गए उनको कहीं ना कहीं तो ऐड करेंगे ना। तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे करके 4 साल में पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का बन जाता है एक दिन। इसीलिए 4 साल में एक दिन हमारा बढ़ जाता है, और जो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है वो सबको पता है, वो कहलाता है लीप ईयर। जो 29 फरवरी आती है वो लीप ईयर होता है। इस साल तो 2020 में आपको पता है ये लीप ईयर है। लीप ईयर जो 4 से डिवाइडेड हो जाता है, शताब्दी जो 400 से डिवाइड होती है। खैर ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आपको यहाँ पर सीधा याद रखना है कि 366 दिन ये ऐसे करके एक लीप ईयर बनता है, ठीक है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया है। क्लियर। अब जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी की परिभ्रमण से क्या होता है? एक वर्ष में आपको पता गर्मी सर्दी ऋतु, तो ऋतुओं का क्वेश्चन आएगा। ऋतुओं का परिवर्तित होना पृथ्वी की किस गति पर निर्भर होता है? तो ऋतुओं का परिवर्तित होना परिक्रमण गति पर। कुछ भी रटना नहीं है। आप ये देखो, ऋतु को एक दिन में थोड़ी ना बदलती है, ऋतु तो 4-5 महीने बाद ही तो जाके बदलती है। तो 4-5 ये तो रोटेशन में तो हो ही नहीं सकता, तो रिवोल्यूशन में ही तो हो सकता है इतना ज़्यादा टाइम, ठीक है। तो इतना टाइम हमें रिवोल्यूशन में ही तो हो सकता है। तो ऋतु परिवर्तन होना, साल का परिवर्तन होना किस गति की वजह से संभव होता है बच्चे? परिक्रमणवती गति की वजह से। लेकिन दिन का बदलना, तारीखों का बदलना किस गति की वजह से होता है? घूर्णन गति के, ठीक है। रोटेशन से डेज और डेट्स चेंज होती हैं, लेकिन रिवोल्यूशन से अपने सीजन्स और अपने ईयर जो है चेंज होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही लेसन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है ना, मतलब मैं कहूँगी मील का पत्थर है ज्योग्राफी को सीखने में। यदि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से करते हो तो जियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और बेटर तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और दिया है इन्होंने कि जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ क्या है? देखो ये है दिस वन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अपने बनने वाले हैं। पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार, ये इस चीज़ को बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है? दिस वन, ये होता है ना वृत्त, मतलब बिल्कुल गोल, उसी को तो वृत्त बोलते हैं। ये बिल्कुल गोल तो नहीं है ना, देखो ये बिल्कुल गोल नहीं है, देखो, तो इसीलिए इसको बोला दीर्घ, बड़ा हो गया ना, वृत्त का एक बड़ा हिस्सा हो गया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा याद रखना, पृथ्वी किस प्रकार से अपने पथ पर, पथ मतलब ये रास्ता ही तो है, सन के ऐसे ऐसे चक्कर लगाना, तो पृथ्वी अपने पथ पर कैसा चक्कर लगाती है, कैसी होती है? तो ध्यान रखना दीर्घवृत्ताकार होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। 4-4 ऑप्शन स्टेटमेंट दे देंगे, स्टेटमेंट में भी आपको राइट फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेंगे। तो दीर्घवृत्ताकार। अब यहाँ पर एक चीज़ को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं अब जो नेक्स्ट पेज पे हैं। अब देखो, आपको पता है एक नॉर्थ साइड होता है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है, एक साउथ होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध। अब ये तो कॉमन सा सेंस है। एक जैसे ये अर्थ अपने चक्कर लगा रही है। अब सन की डायरेक्ट रोशनी, लंबवत बोलते हैं मतलब डायरेक्ट को, सन की जब डायरेक्ट रोशनी उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी, ये एक्सिस है आपको पता है, ये पृथ्वी है अपनी और ये अपना सूर्य है। अब सन की जो डायरेक्ट रेंज यहाँ पर पड़ रही हैं, तो ये हाफ हेमिस्फेयर में ही पड़ती हैं। तो जब ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारी गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट ठंड होगी। सीधी सी बात है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। तो सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ दिन ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो 21 जून हमारा, वैसे ध्यान रखना 21 जून में कहते हैं ना सन बिल्कुल सिर पे होता है, सूर्य बिल्कुल सीधा सीधा चमकता है 21 जून को, इसीलिए 21 जून हमारा
सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिन आपसे पूछा जाए अर्थ पर, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। रीज़न 21 जून में जो सन है उत्तरी गोलार्ध पर बिल्कुल सीधा हमारे सिर पे होता है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है भाई। ठीक है, हमारा योगा डे भी है 21 जून को, पता होना चाहिए आपको। तो 21 जून को सीधा, तो आप ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में क्वेश्चन आए कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है, 21 जून। अब कॉमन सेंस लगा लो, बिल्कुल कॉमन सेंस। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑटोमेटिक सबसे छोटा दिन 21 जून हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तो दक्षिण गोलार्ध में अपने सर्द ऋतु होगी। सेम जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य ऐसे चमकेगा भाई सीधा का सीधा, तो मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होएगा, सर्द ऋतु होएगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। देखो उल्टा है, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, सीधा अपने देश पे आ जाओ, आपको कुछ नहीं याद करना। हमारे में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 22 दिसंबर अपने में सबसे छोटा दिन होता है, सीधा सी बात है। हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, क्योंकि आपको पता है ये वर्ल्ड का मैप है ये, और हम उत्तरी गोलार्ध में है, ये इंडिया अपना उत्तरी गोलार्ध में है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीचों बीच से काटती है, कर्क रेखा, तो इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है। तो सीधी सी बात है, आप इंडिया को याद कर लो, क्योंकि अर्थ पे तो सारी दुनिया होगी ना। तो उत्तरी गोलार्ध में इंडिया में 21 जून सबसे बड़ा होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसके अपोजिट चीज़ें होएगा, तो वहाँ पर 21 जून तो छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर क्या होता है, बड़ा दिन होता है। मतलब अपोजिट हो जाते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं कहाँ कौन सा है, बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि सन यहाँ डायरेक्ट जून में होता है, तो यहाँ डायरेक्ट जब जून में होता है तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध पे जून में डायरेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर सर्दी होएगी। यहाँ दिसंबर में इनडायरेक्ट होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध पे दिसंबर में डायरेक्ट होता होगा, तो वहाँ गर्मी होएगी। मतलब अपोजिट हो जाता है। आपको पता ना, ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, हमारे यहाँ जब सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो सेम ये वही कॉन्सेप्ट है सन के रिवोल्यूशन का, अर्थ के रिवोल्यूशन का। जैसे जैसे घूमती है सन की रेज वैसे वैसे पड़ती है। ध्यान रखना, सूर्य नहीं चक्कर लगाता पृथ्वी के, कहीं सोचो सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी जैसे घूम रही है वैसे वैसे सन की क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है। अब कुछ दिन ऐसे भी होते हैं भाई जहाँ सूर्य तब सीधा भी नहीं पड़ता उल्टा भी नहीं पड़ता, मतलब कोई स्टेटिक सा रहता है। तो ये दो दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ध्यान रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। कहने का मतलब, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। सर्दी ज़्यादा पड़ती हैं तो रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर और 21 मार्च ऐसे दिन होते हैं जहां दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन, दिन और रात दो दिन होते हैं जब बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च, और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उत्तरी ध्रुव पे वसंत ऋतु होती है, अपने मार्च में आती है ना, अपने वसंत पंचमी, और इधर जो दक्षिणी की साइड होती है 23 सितंबर को होती है। तो ये तो अपोजिट हो जाती हैं हर चीज़ें, आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी मैं थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य बिल्कुल सीधा झुका होता है। आपको पता, मैंने बताया था, सूर्य जब सीधा झुका हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती, इंडिया कर्क रेखा पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक मिलती है, और ऊष्मा अधिक मिलती है तो मतलब लाइटिंग अधिक होती है। सूर्य किरणें तो वही सीधी सी बात है, 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी प्राप्त होने पर विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, वही मैंने बता दिया, सीधा सीधा लॉजिक है। और दक्षिण 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। ठीक है, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। जब सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है तो इसको हम बोलते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, ध्यान रखना। 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव में सूर्य के झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण ध्रुव में होता है मतलब तो उसको दक्षिण अयनांत बोल देते हैं, उत्तर में होता है तो उत्तरी बोल देते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर भाई सूर्य ध्रुवों पर मतलब कहीं भी झुका नहीं होता, तो सीधी पड़ती हैं। तो सीधी पड़ने की वजह से मतलब सीधी, हाँ,
तो विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए सूर्य की किसी भी और मतलब स्पेशल झुकाव नहीं होता, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। अब ये क्वेश्चन याद रखना, दिन और रात को बराबर होना क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। ठीक है, दिन और रात का बराबर होना क्या कहलाता है? विश्व कहलाता है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ सन पड़ रहा सीधा, यहाँ नहीं पड़ रहा। यहाँ देखो ये 21 दिन और ये 21 मार्च और 23 सितंबर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर भाई? तो इस प्रकार पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा लेसन था, इसकी एक्सरसाइज भी देख लो साथ साथ बेशक। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है परिक्रमण। सूर्य से सीधी रेखा में विषुवत व्रत पर किस दिन होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन होती है। क्रिसमस डे का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में। तो जापान और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब यहाँ तो गर्मी होगी तो गर्मी होगी। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में है, तो हमारा सर्दी में मनता है, तो भाई गर्मी में कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया में हो गया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, परिक्रमण गति के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है भाई? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा वही 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। 6 घंटे ऑप्शन हो तो टिक कर देना। 21 जून को सूर्य किरणें कहाँ पर सीधी होती हैं भाई? कर्क रेखा पर सीधी होती हैं। और ऋतु छोटे दिन किस में होते हैं भाई? सर्दी में जो है अपने दिन छोटे होते हैं। सो गाइज, ये था एनसीईआरटी का लेसन नंबर 3। आई होप आपको ये लेसन समझ आया हो और आपको एनसीईआरटी की सीरीज कैसी लगती है। Don't forget to comment me because NCERT series is so much important for SST student, it's so much important for DSSB GK student, HSC student, सबके लिए important है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ाने में भी और समझाने में भी। तो होप सो आपको भी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा हो। यदि लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू comment me, don't forget to like my videos, and finally don't forget to share my videos because your sharing, your liking, your comments give me the great reinforce to create new videos. And I am from Haryana Panipat. If you want coaching for any competitive exam, then you can contact me. If you want notes and study material, whatever, you can contact me 7015467794. Bye bye, take care, thank you so much. Hey guys, welcome back to my channel. I am your friend, your teacher Nisha Sharma. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज, एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 6 की ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट की है। आप कोई भी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है। तो डोंट स्किप एनसीईआरटी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्लास 6 के 3 चैप्टर्स को है जो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो चैप्टर था वो पृथ्वी के बारे में था। सेकंड जो चैप्टर है हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में किया था। और थर्ड चैप्टर जो हमने ग्लोब के बारे में किया था। आज हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4, वो है मानचित्र के बारे में। बाइलिंगुअल रहेगी मेरी एक्सप्लेनेशन, सो डोंट बी कंफ्यूज। हिंदी का पेज है, इंग्लिश का पेज है। मैं दोनों भाषाओं में आपको लेसन एक्सप्लेन करूँगी और साथ साथ कॉम्पिटिशन्स में आने वाले क्वेश्चंस भी लेसन के साथ साथ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्लोब क्या होता है, मतलब मानचित्र क्या होता है। तो लास्ट क्लास में देखिए हमने ग्लोब को पढ़ा था लाइक दिस। तो ये जो था अपना ग्लोब था। अब होता क्या, देखो ग्लोब पे हम अर्थ को तो दिखा सकते हैं, अर्थ के छोटे छोटे भागों को भी, लेकिन मतलब एक अर्थ को हमने दिखा दिया, बट हम उसके छोटे छोटे भागों को दिखाना चाहते हैं। लाइक किसी पर्टिकुलर देश को दिखाना चाहते हैं, राज्य को दिखाना चाहते हैं, किसी शहर को दिखाना चाहते हैं, किसी गांव को दिखाना चाहते हैं। तो ग्लोब पर ये सब कुछ दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने मैप्स को क्रिएट किया। मैप्स आप लोगों को पता होगा लाइक दिस। ये जो चीज़ होती है ये मैप होती है। मीन्स कहने का, जब हम एक समतल पेपर के ऊपर, मतलब मैप की यदि हम डेफिनेशन देखें तो जब हम किसी समतल पेपर के ऊपर, समतल पेपर का मतलब प्लेन पेज, प्लेन ग्लोब ऐसे राउंड राउंड होता है, जो ग्लोब पे होता है इसी चीज़ को हम प्लेन सतह के ऊपर उतार देते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मानचित्र कहलाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चे? मैप कहलाती है। जब लेसन स्टार्ट होता है तो इसमें इसी चीज़ के बारे में दिखाया गया है। आपको पता है ग्लोब से हम देश का पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्लोब से देश के अंदर क्या है हम पता नहीं लगा सकते। हमें हमारी मंजिलें जब तक नहीं मिलती जब तक हमारे हाथ में मैप ना हो। इवन अब भी लगा लो, आप कहीं किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, हम गूगल मैप की हेल्प से जाते हैं। मतलब मैप हमारी लाइफ में हमारी मंजिलों को पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब पढ़ लेते हैं मैप क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो आपको पता है हमारे ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन जब हमें देश, राज्य, जिला, शहर और गांव का अध्ययन करना हो तो ये उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है,
तो मानचित्र की सतह या इसके एक भाग या पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मीन्स मानचित्र जो स्केल्स के माध्यम से किसी एक फ्लैट पेपर पर उतारा गया एक पिक्चर होता है, जो क्या होता है गाइस, मानचित्र कहलाता है। जो क्या होता है, मानचित्र कहलाता है। अब जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, व्हाट इज एटलस। एटलस क्या, हमने बचपन से एटलस की मानचित्रावली हम खरीदते आए हैं ना। तो एटलस क्या है, जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो ये एटलस कहलाता है, ठीक है ना। एटलस की मानचित्रावली 8वीं 10वीं में हम लोगों ने बहुत खरीदी है। तो जब बहुत सारे मानचित्र इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एटलस कहलाते हैं। मीन्स फर्स्ट जो स्ट्रेंजा है इसके अंदर यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि मानचित्र क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ग्लोब से हम पूरी अर्थ को नहीं समझ पाते, छोटे छोटे भाग को नहीं समझ पाते, इसलिए हम मैप्स को क्रिएट कर लेते हैं। मैप आप सब ने देखा भी होगा, भरा भी होगा, एग्जाम्स में आता है मैप। अब यहाँ से है क्वेश्चन जो एग्जाम में स्टार्टअप हो जाते हैं कि टाइप ऑफ मैप, जो मैप होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। वैसे तो मैप बहुत सारे टाइप का होता है, बट एनसीईआरटी में बेसिकली 3 टाइप का मैप ही गिवन है, बट मैं आपको 1-2 टाइप और बताती हूँ एक्स्ट्रा। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, जिसको हम बोलते हैं गाइस फिजिकल मानचित्र, ठीक है। भौतिक मानचित्र जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मानचित्र। जैसे पृथ्वी में काफ़ी आकृतियाँ होती है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, नदियाँ हैं, महासागर को दिखाना है तो भौतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब लाइक दिस, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लो इस टाइप का मानचित्र है, इसमें हमें ये पहाड़ दिखाना है, ये नदियाँ दिखानी है, तो ये जो पहाड़, नदियाँ, पठार, ये सब चीज़ें जो दिखाते हैं ये फिजिकल मैप होते हैं। कौन से मैप होते हैं, ये भौतिक मैप होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिजिकल मैप बोलते हैं। इनको भौतिक और उचावच मैप भी बोल देते हैं, तो रैलिट बोलते हैं उचावच को, ठीक है। तो भौतिक और उचावच मतलब फिजिकल और रैलिट मैप भी इनको बोल देते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, महासागर को दर्शाता है वो कौन सा मैप होता है, फिजिकल। आपको पता ना फिजिकल स्टेट, भाई नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, पहाड़ कहाँ से निकल रहे हैं, समुद्र कहाँ से जा रही हैं, तो लेक कहाँ पर है, मतलब लाइक ये चीज़ें तो भौतिक मानचित्र कहलाता है। सेकेंड होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसको हम पॉलिटिक्स मानचित्र कहते हैं, पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं। पॉलिटिकल मानचित्र के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप राज्य, नगर, शहर, विश्व, देश, उनकी सीमाएं मतलब बाउंड्रीज को दिखाते हैं। तो बाउंड्रीज को जो दिखाने वाला मैप होता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। जैसे कि ये वाला टाइप है, ये हाफ है, जैसे मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें ये बाउंड्रीज दिखा रखे हैं, फिर ये ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, मतलब ऐसे अलग कर देते हैं ना, ये अलग करके जो दिखाते हैं। तो ये वाला जो टाइप होता है इसमें ये बाउंड्रीज़ का हम पता लगा लेते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज़ को शो करने वाला मैप होता है ये कौन सा मैप होता है, ये पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप होता है जो बाउंड्रीज़ को शो करता है। ये प्रॉपर नहीं है, बट मैंने वैसे इमेज आपको समझाने के लिए ली है, ठीक है। थर्ड टाइप का जो मैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डेट इज़ थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप कौन सा होता है, थीमेटिक देखो नाम से याद करेंगे। थीमेटिक मतलब इसके पीछे कोई ना कोई थीम है, कोई ना कोई जानकारी है। आप जैसे पूरा अपने पास पूरा बड़ा सा मैप है, ठीक है। अब उस मैप के ऊपर हमें एक सड़क ही दिखानी है बस, कि पानीपत में जो नेशनल हाईवे 1 है, NH44 है, मैंने बस उसी को दिखाना है। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को मैं दिखाऊंगी तो थीमेटिक मैप से दिखाऊंगी। मीन्स जब हम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाते हैं तो थीमेटिक मैप से दिखाते हैं। जैसे सड़क होगी, वर्षा होगी, उद्योग धंधे हो गए। मैं कहूँ कि झारखंड में ना कोयला उद्योग बहुत ज़्यादा है, तो पर्टिकुलर मुझे झारखंड का कोयला उद्योग ही दिखाना है। तो जब हम पर्टिकुलर चीज़ को दिखाते हैं तो थीमेटिक मानचित्र जो है कहलाते हैं। तो ये 3 जो मैप्स हैं आप इनको प्रॉपर याद रखेंगे, मीन्स ठीक है। तो भौतिक मानचित्र सबसे पहले आपको याद रखना है, सिंपल सा फिजिकल जो है मैप है। फिर आपको राजनीतिक मानचित्र जो पॉलिटिकल मैप है याद रखना। भौतिक जिसमें हम जो नेचुरल साइट्स होते हैं उनको दिखाते हैं, नेचुरल इमेजेस को, पहाड़ है, पर्वत है। पर्वत और पठार का डिफरेंस भी आपको पता होगा ना, पर्वत ये ऐसे नुकीले होते हैं और पठार जो इस टाइप के होते हैं, मतलब ये नुकीले नहीं होते तो ऊंचे ऊंचे हैं। मैदान जो प्लेन्स होते हैं, नदियाँ, महासागर, तो मतलब जो नेचुरल ज्योग्राफिकल थिंग्स हैं उनको दिखाते हैं फिजिकल मैप। और जो बाउंड्रीज वगैरह होती है उनको दिखाते हैं राजनीतिक मैप। और जो किसी पर्टिकुलर किसी विशेष जानकारी को आपको दिखाना है तो थीमेटिक मैप से आपको दिखाते हैं।
इसके अलावा जो होता है क्लाइमेटिक मैप, क्लाइमेटिक होता है जो एनवायरनमेंट को दिखाता है, जो टेम्परेचर्स को दिखाता है, जो वेदर को दिखाता है, पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस टेम्परेचर को दिखाने वाले एनवायरमेंटल मैप होते हैं। फिर टूरिस्ट मैप भी होते हैं। टूरिस्ट मैप वो होते हैं जो हम जैसे लेके जाते हैं, आगरा जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें बस स्टैंड पे एक मैप दे देंगे जो आगरा शहर को ही दिखाएगा, मतलब उसकी ताजमहल का रास्ता दिखाएगा। तो इस टाइप के जो मैप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, टूरिस्ट मैप बोलते हैं, ठीक है ना। और ये थीमेटिक मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी जंगल का, किसी वन का पर्टिकुलर सरफेस कुछ भी दिखाना हो तो एक्यूरेट जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं तो थीमेटिक मैप को जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इस लेसन के अंदर है मानचित्र के घटक, यू कैन से कंपोनेंट ऑफ मैप, कि मैप के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज दूरी मीन्स डायरेक्शन, डिस्टेंस, दिशा मीन्स डायरेक्शन, और प्रतीक मीन्स सिंबल्स। तो किसी भी मानचित्र के 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इन 3 चीज़ों से मानचित्र बनता है, दूरी से, दिशा से और प्रतीक से, ठीक है। और मानचित्र बनाने की जो आर्ट होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। ये सिंपल सा वैसे याद रखना, कार्टोग्राफी जो मानचित्र क्रिएट करते हैं, और मानचित्र सदियों से क्रिएट करते आ रहे हैं। पहले बहुत पहले स्टार्टिंग में चमड़े वगैरह से मानचित्र बनाते थे, फिर पेजेस पे मानचित्र आ जाते हैं, तो काफ़ी पुराना ट्रेंड है मानचित्र बनाने का, ठीक है। तो मानचित्र के 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे डायरेक्शंस मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्रतीक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है मानचित्र के 3 घटक कौन से होते हैं। 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता। तो यू जस्ट रिमेंबर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। अब डिस्टेंस क्या होता है? मानचित्र एक आरेखन होता है जो एक पूरे विश्व, एक भाग और एक छोटे से कागज पर दर्शाता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, पूरा मैप है, जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड का पूरा मैप है। अब ये जो वर्ल्ड का पूरा मैप है ये इतनी सी जगह पर जो है हमने दर्शा दिया होता है कुछ इस टाइप से। तो ये पर्टिकुलर दूरी होती है। यूँ तो पूरे आपको पता है अमेरिका और इंडिया के बीच पता नहीं कितना सारा डिस्टेंस है, लेकिन हम यूँ थोड़ा ना इतना बड़ा कोई खाका खींच सकते हैं। तो छोटे से ही सरफेस पे तो हमें दिखाना है, तो छोटे से सरफेस पे दिखाना है तो हम दूरी का कुछ है ना वैल्यू लगा लेते हैं कि भाई इतने सेंटीमीटर की ये वैल्यू है, इतने की ये वैल्यू है। फिर जितना उनमें डिस्टेंस होता है उतनी ही हम डॉट्स और वैल्यूज़ के साथ उसको दिखा देते हैं। जैसे बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या होगा? मतलब मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है और मानचित्र पर मैं 2 सेंटीमीटर में व्यक्त कर रही हूँ। मतलब एक मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दिखाता है। मान ले मेरे घर से मैंने ऐसे दिखाना है तो बस मैं 2 ही सिंबल लगाऊंगी, और मेरा जो मतलब सिंबल है मानचित्र में जो 2 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दिखाता है। तो मतलब 2 बार ही सिंबल कितने किलोमीटर को दिखा देंगे? 10 किलोमीटर को। भाई मैं इतना बड़ा स्कूल से दूरी नहीं लिखूंगी, मैं यूँ 2 सिंबल बना दिए। एक सिंबल 5 का है तो 2 सिंबल कितने के हो गए? 10 के। तो मतलब एक तरह से सिंबल्स के माध्यम से मानचित्र को दिखाना, तो ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो है मानचित्र को किसी भी तरीके से हम लगा देते हैं। जैसे देखो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, जैसे ये तो ग्लोब है बट यहीं से समझ लेते हैं। जैसे इन दो ये मानचित्र है, ये फ्लैट हो जाए मान ले, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे नहीं, उसको ऐसे सेंटीमीटर में ऐसे ऐसे मर्ज करके शो कर देंगे। तो इस तरीके से हम शो करते हैं किसको? डिस्टेंस से। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो लार्ज स्केल होते हैं और एक स्मॉल स्केल होते हैं। एक छोटे पैमाने वाले होते हैं और एक कौन से होते हैं? बड़े पैमाने वाले होते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप, देश, कागज पर दिखाना हो तो छोटे पैमाने को यूज़ करते हैं। मतलब जब बड़ी बड़ी चीज़ें हमें दिखाने हैं ना तो स्मॉल स्केल, जितना स्मॉल स्केल होगा उतना हम डिस्टेंस को ज़्यादा कवरअप कर लेंगे, मतलब स्मॉल स्केल में कुछ डिजिट वगैरह बना के। तो ध्यान रखना, जब बड़े महाद्वीप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपोजिट है, अब सीधी सी बात है। जब बड़े महाद्वीप, बड़े देशों को कागज पे दिखाना हो तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, और जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को या गांव को दिखाते हैं तो हम बड़ी दूरी वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी आदत, बड़े बड़े देशों को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप होता है, और छोटे क्षेत्रफल वाले जैसे गांव शहर को दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस कम होता है ना। सीधी सी बात है, देखो ज़्यादा डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखानी है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे, और थोड़ा डिस्टेंस है तो एक ही पेज पे हम क्लियरली दिखा सकते हैं तो हम बड़े स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको सिंपल सा जनरल ध्यान रखना है। देखो ये ऐसे करके है ना बता रखा है, सिंबल्स बना रखे हैं, ये तो डिस्टेंस समझा रखा है कि ये एक पैमाना इतना है तो इसका डिस्टेंस इतना है। एनसीईआरटी में हर चीज़ बच्चों की तरह समझाते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है? डायरेक्शन। अब आपको पता है कंपास जो होता है, जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को मेजरमेंट करता है कंपास।
तो कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पे रेड रेड होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टैटिक होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टैंड होता है। इसके जो डायरेक्शन होती है हमारी 4 है, सबको पता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और ये सब डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो टोटल ऐसे डायरेक्शन और सब डायरेक्शन मिला के 8 हो जाती है। जैसे ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये जो बीच वाली डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी, ठीक है। बीच वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट जो है कहलाएगी। तो 4 मुख्य दिशाएं और बाकी सब दिशाएं होती हैं। अब ये मुख्य दिशाएं जहाँ मिलती हैं ना, ये जहाँ मिलती हैं तो उसको हम दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, CARDINAL, ठीक है। तो इसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, वे प्रधान दिग्बंधु कहा जाते हैं जहाँ चारों दिशाएं जैसे बीच में जो मैच होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान दिग्बिंदु जो है हम इसको कहते हैं, जहाँ पर ये दिशाएं मैच होती हैं। तो मीन्स मैप से जो डायरेक्शंस होती हैं उनको कंपास से मैप दिखा देते हैं इन्वेस्ट करके, मतलब मैप पे लिख देते हैं ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, तो ऐसे डायरेक्शन बना देते हैं। आपसे पूछे भाई वो वाला राज्य कहाँ पर है, तो हम कहेंगे वो साउथ में है वो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के माध्यम से हम बता सकते हैं। लास्ट जो कंपोनेंट होता है वो सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स तो आपने आई थिंक 8th और 10th क्लास में बहुत, मुझे ध्यान है मैंने बनाए हैं। हमसे कोई कहे कि लोहे की एक फैक्ट्री दिखा दे, तो हमसे कहे कोई है ना पानीपत का मंदिर दिखा दो, तो हम क्या करेंगे? मैप लेंगे और मैप पे है ना एक मंदिर की शेप बना देंगे, और जहाँ मैंने मंदिर की शेप बना दी मतलब मैं कहूँगी भाई ये पानीपत का मंदिर होगा। रेलवे दिखानी है तो मैंने रेलवे की शेप बना दी। मीन्स प्रतीक का मतलब क्या होता है? किसी भी निश्चित छायाचित्र, आपको कुछ भी चीज़ दिखानी है, कुछ भी किसी भी, जैसे हम है ना जैसे महासागर को दिखाते हैं तो ब्लू ब्लू आइलैंड बना देते हैं, तो जो ब्लू ब्लू बनता है तो सिंबल हो जाता है वो पानी के लिए। तो ऐसे ये सिंबल्स बता रखे हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कि रेलवे लाइन के लिए जैसे ये रेलवे लाइन है। लेकिन हाँ कई बार एग्जामिनर का मूड का पता नहीं होता, सिंबल बना के आपसे पूछते, तो ये रेल के लिए सिंबल्स होते हैं। ये जैसे पक्की सड़क है, कच्ची सड़क का सिंबल है। ये इंटरनेशनल का सिंबल है, ये स्टेट लेवल का सिंबल है बाउंड्रीज का, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिंबल है। ये कुएं का सिंबल है, तालाब का सिंबल है, नहर का। मतलब मानचित्र में हमें इन चीज़ों को दिखाना है तो हम सिंबल बना के भी मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से मानचित्र को पढ़ते हैं, जैसे पूरा सिंबल बना के एक पूरा गाँव बना रखा है। तो मतलब ये चीज़ क्या होती है? प्रतीक होती हैं, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपको जो बेसिकली सिंपल से याद रखना है। जैसे ग्राउंड को ग्रीन रंग से दिखा देते हैं, येलो रंग से ग्राउंड दिखा देते हैं, ब्लू कलर से हम उसको दिखा देते हैं, पानी वानी की चीज़ों को दिखा देते हैं। फिर आता है रेखा चित्र, लास्ट में है रेखा चित्र। ये रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरक्षण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और प्रशिक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे रेखा चित्र होते हैं। देखो रेखा चित्र क्या होते हैं मैं बताती हूँ। मेरे से कोई ये कहे कि आपका ना घर का एड्रेस बताना, तो हम क्या कहते हैं कि देखो जनरली किसी को समझाना है, मैं कहूँ चल भाई उस शॉप से ना मेरे नोट्स उठा के ले आ, तो हम क्या कहेंगे? मेरे घर से ना ऐसे जाना, फिर ऐसे स्काईलार्क के पास मुड़ जाना, फिर बस स्टैंड जाना, फिर आर्य कॉलेज जाना, इधर टर्न कर जाना। तो हम ऐसे ऐसे लिख के बताते हैं कि इधर चले जाना, फिर इधर चले जाना, फिर बाएं मुड़ना, यहाँ पर एक दुकान है वहाँ से नोट्स उठा के लाने हैं, ठीक है। मतलब तो ये जो हम अपने माइंड में ही माइंड मैपिंग जो कर लेते हैं, या किसी को ऐसे पेज पर कच्चा ऐसे बना के दे देते हैं, तो ये रेखा चित्र होते हैं, ठीक है ना। मीन्स किसी भी कच्चे आरेख को बिना पैमाने, मतलब कोई स्केल मेजरमेंट नहीं करते कि इतना दूरी है इतना दूरी है। जनरल हम बोलते नहीं, चल यार मैं तेरे को बताती हूँ, यहाँ चला जा, फिर यूँ मुड़ जाइयो, फिर यूँ चला जा, और यहाँ पे मेरा घर है, ये है वो है। तो हम कोई सेंटीमीटर थोड़ी ना माप रहे हैं, जन चीज़ों को वो करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेखा चित्र। और लास्ट में है खाका, जो मैप, जो टेम्पलेट बोलते हैं खाका को। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मीन्स एक छोटा सा क्षेत्र है लेकिन हमने उसके ना डिफरेंट कुछ चीज़ों की जानकारी देनी है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये सब कुछ हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते, तो हम एक मैपिंग कर देते हैं, हम एक टेम्पलेट सा बना देते हैं कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही था, बहुत डीप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा चैप्टर है। वृक्षों को वितरण को दिखाने के लिए हम किस मानचित्र को यूज़ करते हैं? तो वृक्ष, आपको पता है वृक्ष एक स्पेसिफिक जगह है, तो थीमेटिक मानचित्र यूज़ करते हैं। नीले रंग के लिए हम जलाशयों को यूज़ करते हैं, मतलब पानी से रिलेटेड। जो दिक्सूचक होते हैं, मतलब जो कंपास होते हैं, वो क्या दिखाते हैं भाई? वो दिशा को दिखाते हैं। पैमाना आवश्यक होता है, स्केल्स किसके लिए आवश्यक होता है? मानचित्र के लिए। तो ये बिल्कुल जनरल और छोटा सा लेसन था एनसीईआरटी का मानचित्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर नेक्स्ट। So guys, if you like my videos then don't forget to like the channel and don't forget to share and don't forget to subscribe the channel. NCERT ज्योग्राफी 6th क्लास के बाद हम 7th 8th 9th 10th ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, साइड में हिस्ट्री भी स्टार्टअप कर देंगे। So bye bye, take care, have a nice day, thank you so much.